एक ही पार्टिकल को अगर आप दो हिस्सों में कर देते हो और एक को जम्मू में रखते हो और एक को कन्याकुमारी में रखते हो तो दोनों में कुछ ना कुछ तरह के वाइब्रेशन रहेंगे। अगर जम्मू वाले में तकलीफ होगी तो कन्याकुमारी वाले में उसका रिएक्शन आएगा। कैसे ग्रहों की दशा और दिशा हमारे जीवन की दशा और दिशा को नियंत्रण करती है। तो इस समय चंद्रमा जोन से नक्षत्र में है। उस नक्षत्र के जो लॉर्ड है, प्लैनेटरी लॉर्ड नहीं, देवता लॉर्ड, वो अश्विनी की अश्विनी है, स्वाति के वायु है, शतभिषा के वरुण है। वो मून ट्रांजिट तो बहुत दूर कर रहा है। तो यहाँ से जैसे आपका शुरू होता है ये वाला लीप ईयर वाला, तो सवाल यहाँ से उठता है कि फिर हमारी जो सनातन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी है, वो इसको कैसे लेके चलती है? वो एक दिन या वो टाइम को कहाँ एडजस्ट करती है? जो हिंदू या सनातन फिलॉसफी है वो चलती है नक्षत्र और मून की चाल पे, देववर्ग। नाड़ी अंशों के जो फल हैं उसमें से मैं आपको एक फल बताता हूँ जी। 73 नंबर का नाड़ी आंसा बोलता है चोर या तस्कर या किडनैपर। तीनों में से आप कुछ भी हो सकते हैं। तो वो चोरी होती है स्मगलिंग की फॉर्म में, टैक्स चोरी की फॉर्म में, ये किसी का अकाउंट हैक करने की फॉर्म में। रोज का राशिफल देखते हैं, रोज का राशिफल कभी अखबार में आता है, आजकल तो एप्स भी बहुत आ रही हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन होता है अप्रोक्सीमेट, तो एक महीने का राशिफल तो सेम होना चाहिए जी। और चंद्रमा 2.25 दिन होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, रोज का राशिफल तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं एक ऐसी शख्सियत का जिनको ग्रह, नक्षत्र और कालचक्र के रहस्यों को समझने वाले हैं। जैसे कि भरत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति ग्रहों का ज्ञान रखता है वही सच्चे मायने में कर्म और काल को समझ सकता है। आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय रंजन खलियान जी आए हैं। नमस्कार सर। जो वर्षों से वेदांत जोशी का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सर, कैसे ग्रहों की दिशा और दिशा हमारे जीवन की दशा और दशा को बदलती है, ज़रा इसके बारे में बताएं। एक रिसर्च हुई थी, एक एटम पार्टिकल को, डायमंड को दो हिस्सों में काट दिया था। एक हिस्सा नॉर्वे में रखा गया था, एक फिनलैंड में रखा गया था। दोनों के जो पार्टिकल्स थे, जो वाइब्रेशंस थी, अगर वहाँ पे कुछ होता था नॉर्वे वाले हिस्से में, तो फिनलैंड वाले जो दूसरा, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन उन दोनों में एक रिएक्शन आता था। दे वर बाउंड बाय सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी कह लो, वाइब्रेशंस कह लो। एक ही पार्टिकल को अगर आप दो हिस्सों में कर देते हो और एक को जम्मू में रखते हो और एक को कन्याकुमारी में रखते हो तो दोनों में कुछ ना कुछ तरह के वाइब्रेशन रहेंगे। अगर जम्मू वाले में तकलीफ होगी तो कन्याकुमारी वाले में उसका रिएक्शन आएगा। ये इसको इसको एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब हम जब पैदा होते हैं तो उस टाइम मून किसी ना किसी नक्षत्र से ट्रेवल कर रहा होता है। वो नक्षत्र ही देवता है, वो नक्षत्र ही देवता है। देवता है। अगर किसी ने ऋग्वेद का अध्ययन किया, क्वेश्चन आपका क्या था? मेरा क्वेश्चन है, कैसे ग्रहों की दशा और दिशा हमारे जीवन की दशा और दिशा को नियंत्रण करती है, तो जब प्रभावित करती है। हाँ, जब हम कोई भी पैदा हुआ, इस समय आप और हम बात कर रहे हैं, कोई तो पैदा हो रहा होगा, तो इस समय चंद्रमा जोन से नक्षत्र में है। उस नक्षत्र के जो लॉर्ड है, प्लैनेटरी लॉर्ड नहीं, देवता लॉर्ड, वो अश्विनी की अश्विनी है, स्वाति के वायु है, शतभिषा के वरुण है, रेवती के पूषा है। तो उस जो पूर्वाषाढ़ा के जल है, मूल के नृति देवी हैं, उस नक्षत्र के जो देवता लॉर्ड है वो मून ट्रांजिट तो बहुत दूर कर रहा है, कई लाख किलोमीटर दूर कर रहा है, लेकिन उन नक्षत्र के जो देवता लॉर्ड हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे उस टाइम के जातक की कुंडली में आएंगे। ओके। यानी उसकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से डेवलप होगी।
जैसे अभी आपने वेदों की बात कही, ये कहा गया है कि जो ज्योतिष है ये आंखें हैं वेदों की, चक्षु है। चक्षु हैं वेदों के। ये कैसे और कहाँ लिखा हुआ है ये? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। ओके। ऋग्वेद में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कई देवताओं के बारे में बताया गया, और उसमें कई सैकड़ों देवता है। देवता कह लो या कुछ को देवता कह लो, कुछ को बाकी कैरेक्टर्स कह लो। कुछ का मैं आपको नाम बताता हूँ, उससे आपको वेरिफिकेशन आएगी। जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा हुआ है वो कनेक्ट कर पाएंगे। पहले देवता है अश्विन, दूसरे हैं यम, तीसरे अग्नि, चौथे प्रजापति। अश्विन जो देवता है वो हमारे अश्विनी कुमार से रिलेटेड है। अश्विनी कुमार हमारे अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड है। जी। जो यम देवता है वो भरणी से रिलेटेड है। जो अग्नि देवता है वो कृतिका से रिलेटेड है। और जो प्रजापति देवता है, जिनको हम ब्रह्मा भी बोलते हैं, वो है मृगशिरा से रिलेटेड। जो आद्रा है, जो आद्रा नक्षत्र है हमारा, वो शिव जी का रुद्र अवतार है। शिव जी का रुद्र अवतार है। जो हमारी अदिति माता है वो हमारा पुनर्वसु नक्षत्र है। जो हमारे गुरु हैं, गुरुदेव, वो हमारे बृहस्पति हैं। जी। जो हमारे सर्प देव है जी। वो श्लेष है। और जो हमारे पितर है वो मघ है। आर्यमा, भग और मित्र, ये सूर्य के अलग अलग नाम है। 12 सूर्यों का वर्णन है जी हमारे शास्त्रों में। जी। आर्यमा, भग और पितर, ये अलग अलग सूर्य का नाम है। जी। वायु स्वाति है, इंद्र अग्नि विशाखा है, और सिर्फ जो इंद्र है वो है आपका ज्येष्ठा। तो हर देवता हर नक्षत्र के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है। और कुछ ऋषि, जैसे अगस्त्य ऋषि अगस्त्य एक तारा भी है और एक ऋषि भी है। जी। वो अगस्त्य तारा ही अगस्त्य ऋषि है। आपको जान के ताज्जुब होगा, और ये बात किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी कुंडली के, कि जब अगस्त्य तारा उदित होता है जी। ये आपको एफिमरीज में मिलेगा। जी। ये एफिमरीज दिखाओ मेरे को, मैं दिखाता हूँ। इसमें एक पूरा कॉलम है कि अगस्त तारा उदित कब होता है आपकी लोकेशन पे। अगर उस दिन कोई पैदा होता है जी, आप मान के नहीं चलोगे, उसके अंदर एक इनहेरेंट राजयोग होता है। किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा। हर एंटिटी जो हमारी कुंडली में है वो हमारे वेदों से आई हुई है। जो विष्टिकरण है वो भद्रा है। जी। जो यमगंड योग है वो यमराज से आया हुआ है। ये जितने भी उपग्रह हैं वो किसी ना किसी देवता के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हर चीज जो हमारे वेदों में है वो हमारी कुंडली में किसी और टर्म में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी जैसे आपने उपग्रहों की बात करी, उपग्रहों का क्या रेलेवेंस होता है एक D1 चार्ट में, कुंडली के अंदर, लगन चार्ट के अंदर, और ये अधिकतर जगहों पे डिस्कस क्यों नहीं होता? डिस्कस क्यों नहीं होता? डिस्कस क्यों नहीं होता, इसका मेरा जो आंसर है वो लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी आंसर तो दूंगा ही। जी। डिस्कस इसलिए नहीं होता, डिफिकल्ट है और आता नहीं है। अगर पढ़ाने वाला कोई सब्जेक्ट ना आता हो तो पढ़ने वाले को कैसे पढ़ाएगा? देयर आर बेसिकली मैनी टाइप्स ऑफ उपग्रह। एक धूम आदि ग्रुप है। हाँ जी। जिसमें धूम, व्यतिपात, परिवेश, चाप, उपकेतु, ये 5 उपग्रह हैं। और धूम, व्यतिपात और परिवेश कंपैरेटिवली ज्यादा नेगेटिव है। और जितने भी उपग्रह हैं हमारी कुंडली में
उसका जो दूसरा पार्ट है वो गुलिक ग्रुप है। हम्म उसमें आता है गुलिक, काल, मृत्यु और यम कंटका और अर्ध प्रहारा। हम्म अब मैं आज की डेट में पिछले 10 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। जो गुलिक आदि ग्रुप के उपग्रह हैं उसमें मैं गुलिक के अलावा कुंडली में आज तक टिल डेट पिछले 10 साल में काल, मृत्यु, अर्ध प्रहार, यम गंटका, गुलिक में 5 है उसमें काल है, मृत्यु है, अर्ध प्रहार है और यम गंटक है। इन चारों को मैंने आज तक कुंडली में प्रिडिक्टिव फॉर्म में एनालाइज नहीं किया। हम्म मैंने उनको किया जो धूम आदि ग्रुप के हैं, जिसमें धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु है। तो जो आपने नहीं किया, क्या उस पर अभी आपकी रिसर्च चल रही है इसलिए हाँ नहीं जी, किया? हाँ जी। हम्म और आप ही के ग्रुप में जो हम जिसमें हम इस समय नवमांश कर रहे हैं, जी इसी में ये सारे उपग्रह जो नए वाले भी, मतलब नए तो खैर क्या ही हैं, ये फल दीपिका में सबका वो लिखा हुआ है, विवरण है। जो हम विवरण है प्रॉपर, इन पे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। हम्म काल, मृत्यु, अर्ध प्रहार, यम गंटक और गुलिक। हम्म एंड गुलिक इज द मोस्ट मेलेफिक एंटिटी हम्म इन आर कुंडली। हम्म गुलिक इज द मोस्ट मेलेफिक एंटिटी इन आर कुंडली। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उपग्रह को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी जातक परिजात जी चैप्टर नंबर 5 में आपकी मृत्यु कब होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट कब आएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जी उसको बोलते हैं त्रिस्पुता। जी वो फॉर्मूला जो है उसमें चंद्र, लगन और गुलिक तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। चंद्र, लगन और गुलिक। गुलिक का। हम्म अब जब त्रिस्पुप्ता में चंद्र, लगन और गुलिक का इन्वॉल्वमेंट है, जी तो गुलिक की जो इंपॉर्टेंस है कितनी ज्यादा हुई? बिल्कुल गुलिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हुई इसके ज्यादा? अंदर। इसकी जो कैलकुलेशन है, इससे हमें एग्जैक्ट टाइम, लोग आज की डेट में मैं सुनता हूं कि कोई एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम्म कोई एस्ट्रोलॉजर बीमारी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो फिर एस्ट्रोलॉजर कर क्या सकता है? हम्म फिर फायदा क्या उसके बाद जाने का? एवरीथिंग इज रिटन इन अवर शास्त्र। और मैं तो सिर्फ पराशर, जेमिनी और वरामीर पे हाईली फोकस्ड हूँ। मैं उससे ज्यादा अगर फोकस्ड हूँ तो फिर ऋग्वेद और इनमें मैं ज्यादा अपने उससे भटकना नहीं चाहता। लेकिन हर चीज हमारे शास्त्र में, पूरा आयुर्वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद के कॉम्बिनेशन से आया, पूरा का पूरा आयुर्वेद। अब यही अपने आप में ये बताता है कि जो हमारे शास्त्र हैं ये कितने ही डिटेल्ड है, कितने ही डिटेल्ड है। डिटेल्ड है। इसका मतलब जो आज के एस्ट्रोलॉजर हैं जो इन उपग्रहों को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टडीज़ या उनकी पढ़ाई या रिसर्च में कमी है। क्योंकि मैंने भी एक बार आपसे डिस्कस किया था कि मैंने अपनी कुंडली किसी को दिखाई थी, इंस्टा पे बहुत पॉपुलर हैं वो, और उन्होंने गुलिक को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि मेरे सवाल पे भी उन्होंने उसको डॉज कर दिया कि गुलिक जैसा कुछ नहीं होता है। इनको मैं वर्ड जो यूज करता हूँ वो वर्ड यूज करता हूँ वेरी सेंसिटिव पॉइंट्स। इसमें 8-10 पॉइंट आते हैं, और जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना कि डॉज कर देते हैं, वो आता ही नहीं है। मैं मानता हूँ वो आता ही नहीं है। उसमें एक आता है गुलिक, एक आता है धूम, जो मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आता है विनाशिक नक्षत्र। जी, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें, जैसे आपने धूम और अभी उसको किया ना गुलिक को, थोड़ा विनाशिक नक्षत्र के बारे में बताएं। विनाशिक नक्षत्र इज द 22nd नक्षत्र फ्रॉम आर बर्थ नक्षत्र। तो अगर मेरा बर्थ किसी XYZ नक्षत्र में हुआ है,
जैसे किसी का अश्विनी में बर्थ हो गया फॉर एग्जाम्पल, अश्विनी से 19वां नक्षत्र होता है मूल, जी 20वां नक्षत्र हो गया पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के बाद आ गया श्रवण। जी तो उसका जो विनाशिक नक्षत्र होगा वो श्रवण नक्षत्र होगा। जी मेष में आता है अश्विनी और श्रवण आता है मकर राशि में। जी विनाशिक नक्षत्र इन जनरल, जो मेरी एक कैलकुलेशन की थ्योरी है, वो मून से 10वें घर में पढ़ने के 90% चांसेस होते हैं। भाव चलित को अगर रिकंसिडर कभी कभी करना चाहिए। तो जहां पे हमारा विनाशिक नक्षत्र होता है, अगर वहां पे और भी नेगेटिव एंटिटीज हैं जैसे गुलिक, धूम, काल, मृत्यु, जो मैंने उपग्रह बताए हैं, अगर वहां पे और भी नेगेटिव एंटिटीज हैं और अकारक या मारक ग्रह बैठे हैं, तो उस हाउस की बैंड बज जाते हैं। उस हाउस से हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव फेस करना पड़ता है। नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं उसके। अतुल सुभाष हम्म जिन्होंने रिसेंटली सुसाइड की थी, तो मुझे किसी ने उनकी कुंडली भेजी। हम्म अब मुझे उनकी कुंडली की ऑथेंटिसिटी तो नहीं पता कि वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी, लेकिन उनका गुलिक और 22वें दृष्टिकांड का लॉर्ड दोनों 7वें घर में बैठे, और उनकी डेथ प्राइमरली उनकी वाइफ की वजह से ही तो उन्होंने ये स्टेप उठाया था। जी नेहरू साहब, हम्म नेहरू साहब की कुंडली कंफर्म्ड है। हम्म उनके भी 7th हाउस में 3 हम्म ये बैठे हैं आपके उपग्रह। अच्छा उनकी डेथ भी कहते हैं कि एसटीडी से हुई थी किसी न किसी। हम्म तो अगर हमें अपनी हेल्थ एस्ट्रोलॉजी देखनी है, जिसको हम हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी करके कुछ कह सकते हैं, उसमें ये उपग्रह बहुत काम आएंगे। हम्म फाइनेंस एंड एस्ट्रोलॉजी में उपग्रह बहुत काम आएंगे। हम्म लेकिन उपग्रह को एनालाइज कैसे करना है, इसके लिए हमें वापस वेदों में जाना पड़ेगा, और पराशर होरा शास्त्र में उपग्रह को लेके एक डेडिकेटेड चैप्टर है। क्या ये उपग्रह हमेशा नेगेटिव ही होते हैं या कुछ पॉजिटिव भी होते हैं इसके अंदर? उपग्रह की लोकेशन उसे पॉजिटिव बना सकती है। अच्छा वही D1 जैसे चार्ट। जैसे गुलिक के बारे में कहा गया है, गुलिक बहुत नेगेटिव है, और धूम में भी ये सेम चीज रिपीटेड है पराशर होरा शास्त्र में। लेकिन गुलिक और धूम को जब भी 3, 6, 10th, 11th हाउस में देखा जाता है, इनको दूस्थान बोलते हैं, जी तब इनको बहुत नेगेटिव नहीं कहा गया। इसका रेफरेंस ये पराशर उवाच है बाय डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। जी इसमें से ही मैंने उपग्रह के बारे में पहली बार 2016-17 में, जी ये उपग्रह नाम की कोई चीज होती है, ये मैंने यहीं से देखा था। जी और इसमें एज पर मिश्रा सर, जो मेरे हिसाब से पराशर के सबसे पास है इन टर्म्स ऑफ, वो कहते हैं कि गुलिक अगर फर्स्ट हाउस में हो तो रोगी, कामुक और अपनी इंद्रियों से परेशान, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी मन इंद्रियां और वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सेकंड में बोला है दुखी, निर्धन, व्यसन करने वाला। व्यसन करने वाले की वजह से उसके खर्चे बढ़ जाएंगे और वो फिर दुखी होगा। थर्ड में बोला है पदासीन, लोकप्रिय, मान्य और अपराजित। अपराजित का मतलब ये नहीं कि वो हारेगा नहीं, वो मन से नहीं हारेगा, वो लड़ाई लड़ता रहेगा। फिर 6th में लिखा है उत्साही, निरोगी और शत्रुहीन। अब निरोगी का मतलब ये नहीं है कि वो निरोगी ही रहेगा। निरोगी का मतलब इस कंटेक्स्ट में आता है अगर वो गिर गया तो उसका विल पावर इतनी होगी कि वो उठने की अपने आप से कोशिश करेगा। वो फ्रैक्चर, कई लोग फीवर को कैंसर समझते हैं और कई लोग कैंसर को फीवर समझते हैं।
तो निरोगी का मतलब ये नहीं कि उसको कोई रोग नहीं होगा, वो रोग को मनोबल से खींच लेगा। इसका ये ज्यादा सटीक मतलब बैठता है। फिर 11th हाउस में बोलते हैं प्रतिष्ठा, जनहितकारी और राजयोग। गुलिक में राजयोग का वर्णन हो गया जी। किसी हाउस में नहीं हुआ, 11th हाउस में हो गया। तो कुछ पोजीशंस में ये जो उपग्रह है वो बड़ी रेयर पोजीशंस है, वहां पे हो सकता है या तो कम नुकसान करे या राजयोगी दे दे। जी। आपने अभी हमें ज्योतिष कैसे वेदों से निकला है ये बताया, उपग्रहों के बारे में बताया। अब बड़ा एक कॉमन सा सवाल आता है, वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ 2-2 दिन बनाई जाती है। दिवाली 2 दिन है, होली 2 दिन है, कोई कहता है 22 की है, कोई कहता है 23 की है। ये कैसे है? कोई नहीं कहता, ये वॉर ऑफ ईगो है। अच्छा। वॉर ऑफ ईगो है। वाराणसी पंचांग ने बोल दिया कि दिवाली 20 की है, तो फिर मथुरा पंचांग ने बोल दिया कि दिवाली 21 की है। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि दिवाली कब का फेस्टिवल है? अमावस्या का। अमावस्या। तो पहली चीज कंफर्म हो गई, अमावस्या। रामचरितमानस रामायण में लिखा है अमावस्या का दिन, स्वाति नक्षत्र, जी। रात का वक्त। जी। अमावस्या का दिन, स्वाति नक्षत्र, रात का वक्त। जब राम जी ने अयोध्या में कदम रखा था, उस पॉइंट को हम दिवाली कहते हैं। जी। इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा है, लेकिन इतना हम इतना ही लेके चलते हैं। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई जी। अब अमावस्या इंपॉर्टेंट हो गई, रात इंपॉर्टेंट हो गई, और स्वाति नक्षत्र। जी। लेकिन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ, इस बार जो स्वाति नक्षत्र आया अमावस्या में नहीं आया, प्रतिपदा में आया। अब अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमावस्या लगी 20 को और 21 को खत्म होगी दोपहर को। लेकिन अमावस्या के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? रात। अमावस्या तो थी, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? रात। अमावस्या और रात का कॉम्बिनेशन कब आया? वो 20 को आ गया। 20 को आया। अब एक फेस्टिवल है राम नवमी, उसमें कहते हैं राम जी जो पैदा हुए थे दोपहर को एपेक्स पॉइंट पे पैदा हुए थे 12 बजे। जी। वो दिन का त्योहार हुआ। उसमें अगर नवमी, जब दिन के टाइम नवमी हो, चैत्र का महीना हो, और जिस दिन नवमी का सनराइज होगा और दिन का टाइम होगा और चैत्र का महीना होगा, उस दिन रामनवमी मना लेंगे। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी वो रात का हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी रात का हो जाता है। तो उसमें रात के टाइम पे जो तिथि है वो वैलिड, मेरा जो मानना है। इसमें मैं कोट नहीं कर सकता कुछ, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ जी। जो रात का फेस्टिवल है जी, उसको रात के टाइम की तिथि से कर लो, आफ्टर सनसेट। जो दिन का फेस्टिवल है उसको दिन के टाइम की तिथि से कर लो। और बाहर मत लेके आओ, आपस में जो 3-4 अथॉरिटीज हैं वो डिस्कस करके एक जगह बना लो। एग्जैक्टली, तभी ये डिफरेंसेस आते हैं, मेनली ईगो क्लैश के में करके। हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर को यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जी। तो जो हमारा पंचांग कैलेंडर है उसको समझना अपने आप में बड़ा साइंटिफिक है। इन्होंने तो बड़ा सिंपल कर दिया वेस्टर्नर्स ने, कि धरती सूर्य के जो पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट जी इसमें लगाती है। जी। उन्होंने कहा 365 दिन का एक साल करो, 6 घंटे जो बच रहे हैं वो 4 साल बाद वो 6 24 घंटे होते हैं। एक 29 फरवरी डालो और काम को करो खत्म। लीप ईयर बना दो, उसको लीप ईयर बना दो और काम को करो खत्म। दिस इज नॉट डन इन हिंदू फिलॉसफी। हिंदू फिलॉसफी में जो चीज जैसी है उसको वैसा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा।
आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से जैसे आपका शुरू होता है ये वाला लीप ईयर वाला, तो सवाल यहाँ से उठता है कि फिर हमारी जो सनातन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी है, वो इसको कैसे लेके चलती है? वो एक दिन या वो टाइम को कहाँ एडजस्ट करती है? जो हिंदू या सनातन फिलॉसफी है वो चलती है नक्षत्र और मून की चाल पे। जी। अमावस्या टू अमावस्या में 29 पॉइंट कुछ डेज का वो होता है। हाँ जी। 12 महीने हो गए, हाँ जी। तो 354 दिन मून 12 अमावस्या में लगाता है। हाँ जी। कितने? 354 दिन। 354 दिन। अब जब 354 दिन लगाएगा मून 12 अमावस्याओं में, तो 36 अमावस्याओं में 3 साल हो गए। जी। 36 अमावस्याओं में 3 3 साल। साल हो गए। और लीप ईयर कितने? और सन लगाता है, अर्थ लगाती है 365 दिन। जी। तो जो 354 दिन है और जो 365 दिन है, इनका डिफरेंस आता है 11 दिन का। हाँ जी। ये जो 11 दिन है, ये हर 3 साल में एक लीप ईयर, एक लीप मंथ में एडजस्ट हो जाते हैं, अच्छा। जिसको हिंदू में बोला जाता है अधिक मास, मल मास। अच्छा। ये जो अधिक और मल मास है, ये उस महीने को हम डिसाइड करते हैं जिसमें संक्रांति टू संक्रांति के बीच में 2 अमावस्याएं आ जाती है। समझ गया। इसका मेरे पास लिस्ट भी है। जब 2 अमावस्या के बाद संक्रांति आती है, इसको अधिक मास बोल लो, मल मास बोल लो, या संक्रांति टू संक्रांति के बीच में 2 अमावस्या आती हैं, ये बहुत ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। और जो भी इस पीरियड में पैदा होता है, जी। इट्स नॉट वेरी ऑस्पिशियस। ये 21 महादोषों में जो पराशर होरा शास्त्र में चैप्टर नंबर 88 में दिए हुए हैं, जी। उसमें से एक बहुत बड़ा दोष है मल मास या अधिक मास में पैदा होना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज। जी। 2021 से मैं कंसल्टेंसी पेड वाली दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगले साल मई जून में अधिक मास है। अच्छा जी। तो मेरे पास कपल्स भी आते हैं कि हमने बच्चा प्लान करना है, ये करना है, वो करना है। इस साल अगस्त से लेकर दिवाली तक मैंने अपने किसी क्लाइंट का बेबी प्लान नहीं होने दिया कि वो अधिक मास में पैदा ना हो ना जाए। हो। और जो लोग अधिक मास में पैदा हुए हैं, जो मेरे पास डाटा है, जो मैंने बैक टेस्ट किया है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट लाइफ में दे आर मैसिवली फेल्ड। वो फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है। लेकिन ये इफेक्ट देता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट देता है, बहुत जो बुरा इफेक्ट देता है। मेरा जो पहला मॉडस ऑपरेंडी है टू सी दी चार्ट, वो चैप्टर 88 पराशर होरा शास्त्र बाय द ग्रेट पराशर का वो देखना है कि ये जो 21-22 दोष है कुंडली में, जिसमें अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, अधिक मास, क्रांति साम्य, शार्पशीस, नीच का सूर्य, नीच का चंद्र, ये जितने ये वैधृति योग, वज्र योग और बुरे करण जो हमें बताए गए हैं, ये सारे योगों को चेक करना ही मेरा मॉडस ऑपरेंडी है सबसे पहले। अगर ये योग कुंडली में ना हो तो बंदे की लाइफ कंपैरेटिवली स्मूथ निकल जाती है। अगर ये योग हो तो उतनी स्मूथ नहीं निकलती। मेरे अपनी कुंडली में 21 में से एक दोष आता है जी। जो व्यघात योग है। अच्छा। पंचांग में एक बहुत बुरा योग होता है व्यघात योग, तो उसका भुगत भोगी मैं रहा हूं। अच्छा। जिसका अधिक मास भी हो गया, व्यघात योग भी हो गया, और मान लो नीच का चंद्र भी हो गया, अब उसकी क्या हालत होगी? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशंस। ऑल दी कॉम्बिनेशन।
किसी भी एक पर्सपेक्टिव को लेके आप कोई जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अधिक मास का बर्थ इनऑस्पिशियस है। आगे चलते हैं सर। हमने D1 के बारे में पढ़ा है और अधिकतर लोग जानते ही हैं D1 राशि के बारे में। चार्ट, जिसको राशि चार्ट बोलते हम हैं। लगन चार्ट, राशि चार्ट बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं जिसको अधिकतर। उसके बाद आ जाते हैं डिविजनल चार्ट्स। जैसे आज अभी आपने जिक्र भी किया कि आप अभी हमारी क्लास में D9 हमें पढ़ा रहे हैं, नवमांश पढ़ा रहे हैं। उसके बाद D3 भी है, कार्यकांक्षा, और भी चीज़ें बहुत आ जाती हैं। इन सब का क्या महत्व है सर इनका, जब हमें राशि चार्ट से ही सब कुछ पता चल गया है तो? किसने कहा राशि चार्ट से सब कुछ पता चल गया? 2 घंटे में राशि चार्ट तो सेम रहेगा। जी। जब 2 घंटे में राशि चार्ट सेम रहेगा तो आपको बड़ी सिंपल सी मैं एक फिलॉसफी बताता हूँ जी। कि उन 2 घंटों में 9 नवमांश आएंगे। हाँ जी। उन 2 घंटों में अगर एक पूरी राशि है 2 घंटे में, उसमें 9 नवमांश आएंगे। हाँ जी। तो 2 घंटे में 9 अलग अलग पर्सनैलिटीज का जन्म हुआ है। 2 घंटे में 9 अलग अलग पर्सनैलिटीज का जन्म हुआ। तो अगर 2 घंटे में 9 नवमांश आएंगे तो एक नवमांश का जो अप्रोक्सीमेट पीरियड है वो 13 मिनट का हो गया। हाँ जी। 13 मिनट में नवमांश चेंज हो रहा है। 10 मिनट में अप्रोक्सीमेटली द्वादशांश चेंज हो रहा है। अच्छा जी। 2 मिनट में आगे बढ़ते 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 2 मिनट में षष्टियांशा चेंज हो रहा है। जी। और D150 तो कुछ सेकंड्स में ही चेंज हो जाता है। और नॉर्थ इंडिया में किसी सॉफ्टवेयर में D150 चार्ट नहीं नजर आता। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो आपका नाड़ी आमसा का चार्ट नहीं बनाएगा D150 का। लेकिन पराशर होरा शास्त्र में हाउ टू मेक D150 नाड़ी आमसा दिया हुआ है। लेकिन आप और जितने भी, मैं इंस्टाग्राम एस्ट्रोलॉजर की तो बात ही नहीं कर रहा, जी। उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। जी। नॉर्थ इंडिया में जो D150 चार्ट कोई नहीं बनाता। साउथ इंडिया में मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो ये बनाते हैं, और दे वर्क। नाड़ी अंशों के जो फल हैं उसमें से मैं आपको एक फल बताता हूं। जी। इसमें 69 नंबर का जो नाड़ी अंश है उसमें, सॉरी 67 नंबर का जो नाड़ी अंश है उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, उसका जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है फर्टिलिटी इश्यूज एंड यू कांट कंसीव अ चाइल्ड। मैंने 3 बंदों को अपनी लाइफ में सिर्फ इस नाड़ी आमसा में चेक किया हुआ है जिनके फर्टिलिटी इशू रहे हैं, कंसीविंग हुई है बट नॉट इन अ नेचुरल वे। 73 नंबर का नाड़ी आमसा बोलता है चोर या तस्कर या किडनैपर, तीनों में से आप कुछ भी हो सकते हो। अब आज की डेट में कोई पॉकेट मार के चोरी तो करेगा नहीं, तो वो चोरी होती है स्मगलिंग की फॉर्म में, टैक्स चोरी की फॉर्म में, ये किसी का अकाउंट हैक करने की फॉर्म में, ये जो गंदे गंदे कॉल सेंटर चलते हैं कि हमने आपको ये डिजिटल अरेस्ट का ये जो अभी चल रहा है, चल रहा था बिल्कुल। तो वो आज भी ये सारे नाड़ी आमसा के फल रेलिवेंट है, बट उसका जो देश काल पात्र है वो चेंज हो चुका है। और मैं करीबन अपनी जिंदगी में 100-150 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूं और कुंडली दिखवा चुका हूं। बुरे वक्त में आदमी यही करता है, कोई और काम तो होता नहीं। जी। ओनली 1 पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड
आई नो 2-3 मोर जो ये कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 पर्सन नाड़ी आमसा तक गया था। उनका नाम है द ग्रेट डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। उन्होंने कुछ मिनटों में D150 चार्ट खड़ा कर दिया विदाउट एनी हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेरे को बनाने में 2 घंटे लगते हैं आज जी। भी, उन्होंने कुछ मिनटों में ही खड़ा कर दिया। तो इससे आपने एक एक चीज़ का जवाब और दे दिया कि जब दो बच्चे अलग अलग घरों में अलग अलग जगहों पे एक ही समय पे पैदा होते हैं तो उनकी जीवन शैली और जीवन में क्या डिफरेंसेस आ तो जाते हैं। D60 से ही पता चल जाता है। वो D60 से ही पता चल जाता है। D60 से अगर नहीं पता चलता तो फिर D150 को रेफर किया जा सकता है। और वही चीज़ रेफर होती है जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल। अभी हमने डिविजनल चार्ट की इम्पोर्टेंस भी समझ ली। दिन, आदि मास, उपग्रह और विनाशिक नक्षत्र आपने बता दिया। मेरा एक सवाल जो बहुत ही रॉ बेस सवाल होता है वो ये आ जाता है कि अगर ये सब कुछ तय है तो कर्म का महत्व क्या आ जाता है? अगर सब कुछ तय है तो हम क्या कर रहे हैं? कर्म की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जैसे अब मैं बैठा हूँ इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक मेरा कर्म है। ये भी एक आपका कर्म है। जी। सूर्य का कर्म क्या है? हमें प्रकाश देना, एनर्जी देना, जीवन का स्रोत बनना। अगर वो बढ़ जाए तो? अंत। अगर वो कम हो जाए तो भी अंत। वर्षा का कर्म क्या है? जो पानी एवेपोरेट सूर्य ने ऊपर किया उसको धरती को वापस देना, उपजाऊ बनाना। और अगर वो ज्यादा और कम हो जाए तो? बाढ़ और सूखा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जी। सही और गलत की डेफिनेशन हमारे कंटेक्स्ट पे होती है किसी भी कर्म के। जी। तो हमारे पास 3 तरह के कर्म है जो जी। शास्त्रों में लिखे हैं। उसमें से एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित, और होता है क्रियामान। जी। नाम प्रारब्ध का कुछ कर सकते हैं, नाम संचित का कुछ कर सकते हैं, क्रियामान का जरूर कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक 1950s के अंकल जी हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो इतना इंटेलिजेंट आदमी कोई हो नहीं सकता जितना इंटेलिजेंट वो है। इस समय इंडिया में नहीं रहते वो। उन्होंने इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी खोली, और बहुत बड़ी कंपनी खोली तो रिक्रूट किया बहुत सारा स्टाफ वगैरह। जब उन्होंने रिक्रूट किया स्टाफ, पेटेंट कराने गए, तो जो कंपनी पेटेंट करती थी, पेटेंट करने, वहाँ पे उनको अट्रैक्शन कह लो एक उस कंपनी में किसी के साथ हो गया। दैट लेडी इज अप्रोक्सीमेटली 22 years younger than him। अच्छा। 22 years younger than him। सुनने में ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, अजीब सा लगता है। अजीब सा लग रहा। लेकिन जब वो लेडी मेरे पास आई तो उसने कहा आई एम वेरी मतलब एंग्री लेडी। मेरे को मेरे फादर का सपोर्ट नहीं था, मेरी सिंगल मॉम ने उसे मुझे पाला है, और बहुत सारे वो, यदि ही इज दी ओनली पर्सन जिसके साथ मैं काम फील करती हूँ, ओनली पर्सन। एंड दैट लेडी, अगर वो लेडी भी इस समय मतलब काफ़ी एज की होगी, उसने आज तक शादी नहीं करी।
टिल डेट उसने शादी शादी नहीं की। इंडिया के बाहर सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट आज भी है। जी। तो लोगों के हिसाब से सी सिंगल पेरेंट, बट हम्म। वो उनका जो बच्चा है वो उसका। लेकिन अगर मैं ये स्टोरी को दूसरे कंटेक्स्ट में समझूं तो ये एक स्टोरी थोड़ी सी लस्ट वाली लगेगी। हम्म। लेकिन अगर इस स्टोरी को दूसरे कंटेक्स्ट में समझो, अब मेल कहता है कि एक चीज होती है मेंटल फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट हम्म। या मेंटल ऑर्गेजम, हम्म। वो मेरे को आज तक मिला ही नहीं। हम्म। वो इतना हाइपर फोकस्ड होता था अपने वर्क में, जैसे आजकल आईटी के लोग हैं या वो, इनकी किसी से बनती ही नहीं बाहर। हम्म। ये अपने कमरे में अपना काम करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो मेरा आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि ये कर्म सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, हम्म। लेकिन अगर इसको ढंग से एनालाइज किया जाए तो बहुत बुरा नहीं है। नहीं था। तो मतलब आपका कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध लेके आए थे। वो प्रारब्ध लेके आए थे। हम्म। प्रारब्ध और संचित कर्मों का कुछ नहीं किया जा सकता। हम्म। करण ने जो किया, जी। कृष्ण जी ने उसका विरोध नहीं किया। कृष्ण जी दूसरी उसमें थे, सेना में थे। लेकिन करण की वो ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, जी। क्योंकि इट वॉज वेरी सिंपल माइंडसेट ऑफ करण कि जिसने मुझे अंगराज बनाया है, जिसने मुझे राज्य दिया है, सपोर्ट तो मैं उसी का करूं। हम्म। तो धर्म संगत कहते ही इसको है हम्म। कि जब आपके पास सही, ज्यादा सही, कम सही में ऑप्शन आ जाए, और जो क्रियामान कर्म है वो आप उस चीज को कैसे कर रहे हो, हम्म। हाँ, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। हम्म। बुरी चीज भी है तो वो कैसे कर रहे हो, अच्छी चीज भी है वो कैसे कर रहे हो। और अच्छे और बुरे का डेफिनेशन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। इन सब के अंदर एक सवाल जो बहुत ज़रूरी आ जाता है वो ये आता है कि अगर प्रारब्ध संचित तय है, हमारे D1 से हमें चीज़ों का पता चल रहा है, हमें रास्ता दिख रहा है, तो फिर ये सो कॉल्ड आजकल जो इंस्टा के एस्ट्रोलॉजर हमें उपाय देते हैं, इनका क्या महत्व है? और उपाय भी ऐसे जो कहने लायक नहीं है, शुक्र के, इसके कईयों के उपाय ऐसे दिए जाते हैं जो समझ ही नहीं आते हैं। कोई कमेंट्स ही नहीं है ना इसके बारे में मेरा, इसमें मैं क्या ही बोलूं। उपाय सिर्फ 3 है, जी। मंत्र, दान और उपवास। हम्म। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मंत्र, दान और उपवास। अगर कोई ग्रह खराब है, कोई सेंसिटिव पॉइंट खराब है, तिथि खराब है, नक्षत्र खराब है, तो उन सब चीजों का मंत्र पढ़ो, जी। उसका दान करो, और उन पर्टिकुलर डेज में उपवास करो। इसके अलावा सारे उपाय निराधार है। वो भी आपकी क्रियामान कर्म से फिर पीछे होना शुरू हो जाएंगे। आप ने अभी एक कहानी बताई जो किसी ऐसे शख्स की थी जो बुजुर्ग थे और मेरे लिए बुजुर्ग है, आपके लिए वो बुजुर्ग हैं। मानते नहीं है। हाँ जी। इस कहानी को अगर मैं साइकोलॉजिकल देखूं तो क्या उनके चार्ट्स में साइकोलॉजिकली हेल्प मिलती है किसी को? जैसे आजकल मैं सीधा सवाल करता हूं, जैसे आजकल मैं देखता हूं दैट देयर इज लॉट्स ऑफ मेंटल इलनेस इन दिस वर्ल्ड। वरामीर की बृहद जातकम में एक चैप्टर है त्रिमसामसा का। उसमें वो कहता है कि शुक्र के लगन में अगर शनि का त्रिमसांस हो तो आपका विवाह भंग होता है, या मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, या 2 या 3 विवाह के चांसेस होते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब टॉरस लगन में 20 डिग्री प्लस से 25 डिग्री माइनस तक आप पैदा हुए हो, या लीब्रा में आप 5 डिग्री प्लस और 10 डिग्री माइनस में आप पैदा हुए हो।
जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो टॉरस लगन में 22.2 डिग्रीज में पैदा हुए थे। हम्म तो अगर मैं उनकी कुंडली देखता या कोई भी टॉरस लगन में 20 डिग्री प्लस से लेकर 25 डिग्री के बीच में पैदा हुआ है, या विवाह भंग, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या हम्म दे लिव इन गिल्ट। हम्म और ये चीज़ उनको पहले थोड़ा सा हिंट दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देम। प्रिपेयर देमसेल्फ। अगर उन पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली अच्छी ना होती हम्म और यही टॉरस लगन में 21, 22, 23 डिग्री की बर्थ होती, हम्म तो कितना बुरा होता, तो कितना स्ट्रगलिंग होता। हम्म अभी तो वो उन दोनों फैमिलीज को संभाल पाए क्योंकि ही वॉज वेरी ब्लेस्ड। हम्म तो बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। हम्म आज मैं, आप अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा, मेरे ही चैनल में आएगा, आपके चैनल से बोलने आदत हो गई है। अब मैं चैनल्स में पॉडकास्ट नहीं देता या बहुत कम देता हूँ। जी। कोई भी तुला लगन में 5 डिग्री प्लस में पैदा हुआ है, 10 डिग्री माइनस में पैदा हुआ है, 5 to 10 की रेंज में, और टॉरस में 20 प्लस से 25 माइनस में, इसकी शादी में बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स होने के चांस है। हम्म मोर देन वन पार्टनर आने के चांस है। हम्म और ऐसा मैं नहीं बोलता, द ग्रेट वरामीर बृहद जातकम त्रिमसामसा चैप्टर। दैट्स ग्रेट जी। एंड अभी जैसे आपने बताया, मेरे लास्ट दो ही सवाल होंगे ये। एक तो ये जो रोज़ का राशिफल देखते हैं, रोज़ का राशिफल कभी अखबार में आता है, आजकल तो ऐप्स भी बहुत आ रही हैं, इसको आप कितना ऑथेंटिक बोलते हैं? सूर्य हम्म एक राशि में 30 दिन होता है अप्रोक्सीमेट, हम्म तो एक महीने का राशिफल तो सेम होना चाहिए। जी। और चंद्रमा 2.25 दिन होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, रोज का राशिफल तो हो ही नहीं सकता। हम्म उस रोज का राशिफल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हर 2.25 ढाई दिन का राशिफल हो सकता है। हम्म वो, मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे ये बेसिस ही नहीं समझ आया। कि जो ये रोज़ का राशिफल डाल देते हैं, आया ही नहीं समझ। पहले किसी टाइम पे पंजाब केसरी में वीकली राशिफल आया करता था। मेरे को डेली, वीकली, हाँ जी। मंथली, ये जी तीनों ही समझ ही नहीं आए। ये करते हैं गोचर से। जी। मेरे हिसाब से अगर कुंडली की पूरी वैल्यू 100% है ना, जी। तो गोचर की वैल्यू उसमें 1% है। अच्छा। 1% से भी कम ही बोलूंगा मैं। हम्म वो गोचर क्या ही बता देगा आपके बारे में। हम्म और क्या आप शनि की साढ़े सती को भी गोचर में ले जाते हैं? और है क्या, शनि की 7.5 गोचर के अलावा क्या है? जब भी शनि आपकी चंद्रमा की राशि से एक राशि कम और एक राशि ज्यादा तक, ये 7.5 साल तक ट्रांजिट करेगा, ये शनि की 7.5 है। लेकिन उस टाइम आपकी ऐसी अच्छी दशा चल रही है और शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि कारक है, तो क्या बिगाड़ेगी वो? कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो यहाँ पे कारक मारक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कारक मारक का कौन? यानी नॉर्मली जो बोला जाता है कि शनि की साढ़े सती सबके लिए ख़राब है, वैसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या किसका कैसा जो लगन चार्ट है वो कैसा है। कुछ आता है नहीं, इसी से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपकी शुरुआत हुई थी जब आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया था। शुरुआत मेरी तब नहीं हुई थी, तब मेरा उदय हुआ था, कह रॉकेट सकते हैं। लॉन्च हुआ हाँ, था। रॉकेट लॉन्च हुआ था। वो भी कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन उस टाइम अच्छा हो गया था। हाँ जी। क्योंकि हम 2025 के अब एंड में हैं और 2026 शुरू होने वाला है,
और एज पर प्रिडिक्शंस 2026 कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ईयर नहीं है। मैंने ही प्रिडिक्शन दी थी जी, उसी आप ही नहीं पॉडकास्ट दी। में जो पहला जी, हुआ सबसे था। पहली प्रिडिक्शन ऐसी आपने ही दी थी। हम्म, तो दो चीज़ें इसके अंदर निकल के आती हैं। एक तो आम तौर पे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर इसको मंगल का साल और किसी का साल और किसी का साल बोलते हैं। पहले वो एक बार क्लियर कीजिए वो क्या है, और दूसरा 2026 ऐसा क्या है, क्या क्या आपको इवेंट्स इसमें दिखते हैं, या क्या क्या हम आप देख सकते हैं। महाभारत जब हुई थी जी। उस साल में अधिक मास था और 4 ग्रहण थे। जी। एक ग्रहण अधिक मास के अंदर था। जी। 2026 में भी अधिक मास और 4 ग्रहण है। जी। इसमें कोई भी ग्रहण अधिक मास के अंदर नहीं है, उस 29 दिन के 28 दिन के फेज में नहीं। कोई ग्रहण उस ग्रहण में। जी। तो महाभारत इतनी बुरी थी तो जी। ये इतना बुरा तो होगा ही होगा। अच्छा जी। और इसमें जो हमारी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात है, उसमें जो जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस 2025-26 में आ रही हैं, जैसे एक काला युक्त, ये हमारे संवत्सर का नाम था। जी। काला युग संवत्सर बहुत अच्छा नहीं है। जी। इसमें जो इसके बारे में एक थोड़ी सी में जानवरों को बड़ा कष्ट होता है। जी। तो जब ये काला युग संवत्सर लगा 2025 में, तो पंजाब में फ्लड आए, हाँ जी। कितने जानवर वहाँ पे बह गए, कितने भैंस, वहाँ के लोग ज़्यादा जानते होंगे जी। इस बात को। और अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारा मंगल कंबस्ट हो गया। जी। मंगल 6 महीने तक कंबस्ट रहेगा। ये कितना रेयर इवेंट है। जी। ये कई कई सैकड़ों सालों में एक बार आता है, अच्छा जी। डेकेड्स में एक बार आता है। तो 2026 नेगेटिव साल है, और इसकी नेगेटिविटी स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड वॉर में, ये जो आजकल हैक वगैरह चीजें हो जाती हैं। कल ही न्यूज आई थी कि पूरा दिल्ली एयरपोर्ट की हाँ ऑपरेशंस। जी, एटीसी जो है वो हैक। हाँ, इस तरह के आपको मल्टीपल इवेंट्स मिलेंगे। जी। अपने आप को सेफ रख के चलना है। हम्म। बाकी जिसकी कारक की दशा चल रही है, जिसकी अच्छी दशा चल रही है, उसको उस चीज का कम इम्पैक्ट होगा। कोविड में भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। बिल्कुल जी। तो उसी टाइप का साल है जिसमें नेगेटिविटी खूब है। ये जो आपने महाभारत से इसका रिलेशन दिखाया है, महाभारत से इसका रिलेशन का मतलब क्या ये है कि ये टाइम पैटर्न है जो वापस अपने आप को टाइम रिपीट करता पैटर्न है? वापस आते हैं। लेकिन महाभारत में मैंने क्या बोला है, अधिक मास के अंदर एक ग्रहण था। वो बहुत अनऑस्पिशियस होता है, जी। इसमें अधिक मास के अंदर ग्रहण नहीं है। जी। और ये जो जितनी भी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बृहद संहिता के रेफरेंस से कर रहा हूँ। जी, जिसकी आपने ऑनलाइन क्लास भी ली थी और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। तो 2026 स्टार्ट होगा, 2027 तक इसका संवत्सर चलेगा। तब तक दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। और ये कब तक है इसका संवत्सर? 2026 में संवत्सर तो अभी शुरू होना है, अभी तो जी। 2025 वाला काला युग ही चल रहा है। जी। और 2027 मार्च अप्रैल तक नेगेटिव टाइम, काफी नेगेटिव। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग सेफ रहें और अच्छे रहें। तो मोटिवेशन रंजन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जो ज्ञान आपने दिया वो नो डाउट आपकी बहुत रिसर्च है उस चीज़ के लिए, और बहुत ही आपने उस पर समय बिताया होगा। हमें गुरु अच्छे मिल गए। आपको गुरु अच्छे मिल गए, और हमें आप वो जो आपने सीखा वो ऐसे सिखा रहे हैं। आई रियली थैंक के जो जैसे आप पढ़ाते हैं उससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना चीज़ों की क्लियर हो रहे हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये होता है कि आप बहुत बेसिक एक एक चीज़ को हमें साइंटिफिकली पढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे बीच में हमारे दिमाग में डाउट्स नहीं रहते हैं उस चीज़ के लिए। इसका वही आंसर है, हमें गुरु अच्छे मिल गए। कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर तो मुझे बहुत ही अच्छे मिल गए थे। अच्छा। आफ्टर मे बी 100 एस्ट्रोलॉजर्स, जब जस्टिस एस एन कपूर ने कंसल्ट किया ना, जी, लाइफ बदल गई। नहीं लाइफ नहीं बदली, बुरा वक्त ही था। हाँ जी, लेकिन वो क्लैरिटी आ गई। वो क्लैरिटी जो कंसल्टिंग में थी ना, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, अच्छा वकील वो है
जो जज को जानता और आपकी बेल करा दे, वो नहीं है जो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, एग्जैक्टली, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, जो लंदन से पढ़ पढ़ के के आया है। रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट बेस, एजुकेशन बेस और गाइडेंस बेस। एग्जैक्टली। और जब तक क्लैरिटी ना हो चीज़ों की, तो ये चीज़ें हमें गलत डायरेक्शन में भी ले महाभारत जा का सकते प्रसंग हैं। है, वक्त कराए वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान। भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन के बाण। क्या बात है। अभी किसी का बहुत अच्छा वक्त चल रहा था, तो डिबेट हो रही थी, दिवाली पार्टी में मैं गया हुआ था। उन्होंने कहा क्या भगवान, क्या ऋग्वेद, क्या हाई हो क्या, कह रहा है सब नेचर है, हमने मेहनत की है, ये है वो है। 4 5 7 10 साल बाद फिर वक्त पलटेगा। तो जब आपका अच्छा वक्त आता है, आपको क्रियामान ठीक रहना चाहिए, क्रियामान ठीक रहना चाहिए। किसी की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए। ये जो पितृ दोष और ये जितनी चीजें मातृ दोष वगैरह होरा शास्त्र में लिखी है, जी। ये बद्दुआ का ही एक वर्जन है। बाकी ऋषि पराशर इज मैजिक, ऋषि जैमिनी इज मैजिक, एंड वरामीर इज मैजिक, वेरी अंडररेटेड मैजिक। थैंक यू रंजन जी, थैंक यू वेरी मच। Yes. आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज आपसे मिला, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके जीवन में इससे ज़रूर कोई बदलाव आएगा। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।